दोस्तों WWF में था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, तो WCW में था गोल्डबर्ग, WWF में था डेडमैन और द फिनोम दी अंडरटेकर, तो WCW में था द आइकॉन स्टिंग, WWF में था द बिग रेड मशीन केन, तो WCW में था द जायंट बिग शो। इसके अलावा दोस्तों WWF में थे ट्रिपल एच स्वान, माइकल कर्ट एंगल, मिक फोली और द पीपल्स चैंपियन द रॉक, तो WCW में थे स्कॉट स्टाइनर, केविन नैश, स्कॉट हॉल, ब्रेट हार्ट, बुकर टी और रिक फ्लेयर। दोस्तों दोनों ही कंपनी में बराबर की टक्कर के बब्बर शेर थे, तो ऐसा क्या हुआ जो 2 साल से टीवी रेटिंग्स के मामले में WWF को पछाड़ने वाली कंपनी WCW एकदम से फिसल पट्टी की तरफ फिसल के गिर गई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल पंडित और आज की वीडियो काफी तगड़ी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेसलिंग की दुनिया की 2 ऐसी कंपनी के बारे में जो एक टाइम पर एक दूसरे की कट्टर दुश्मन थी और रेटिंग्स के मामले में एक दूसरे को पछाड़ने के लिए ये कुछ भी कर सकती थी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे WWF और WCW के बारे में और इन कंपनी के सुपरस्टार्स के बारे में। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए राहुल पंडित को और फुल सपोर्ट दिखाए भाई को। दोस्तों WWE रेसलिंग की दुनिया की अब तक की सबसे तगड़ी कंपनी है, जिसको पहले WWF के नाम से जाना जाता था। दोस्तों WWF की शुरुआत हुई 1963 में, लेकिन दोस्तों जहां बात आती है WCW की तो WCW की शुरुआत हुई 1988 में। दोस्तों जिस तरह आज के टाइम में WWE के सामने AEW नाम की कंपनी है, ठीक उसी तरह पहले के टाइम में WWF के सामने WCW नाम की कंपनी थी। दोस्तों ये टाइम था 1993 का, जब WCW की पॉपुलैरिटी दिन पे दिन बढ़ती गई और WCW WWF की बराबर की टक्कर की कंपनी बन गई। दोस्तों WWF को सबसे बड़ा झटका लगा 1994 में, जब केविन नैश, स्कॉट हॉल, ब्रेट हार्ट और हल्क होगन जैसे बड़े नाम वाले सुपरस्टार WWF से WCW में चले गए और फिर WCW WWF की बराबर की टक्कर की कंपनी बन गई और फिर शुरू हुआ मंडे नाइट वॉर। क्योंकि दोस्तों जिस टाइम पे मंडे को WCW का शो मंडे नाइट रो आता था, ठीक उसी टाइम पे मंडे को WWF का शो रो इज वॉर आता था। दोस्तों दोनों कंपनी के शो मंडे को सेम टाइम पर आने से दिक्कत ये हुई, अगर ऑडियंस WWF देखेगी तो WCW की रेटिंग गिर जाएगी और अगर ऑडियंस WCW देखेगी तो WWF की रेटिंग गिर जाएगी। तो दोस्तों दोनों ही कंपनी के बीच एक असली महायुद्ध हुआ जिसका नाम था मंडे नाइट वॉर। दोस्तों 1996 तक दोनों कंपनी एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रही थी रेटिंग्स के मामले में, लेकिन 1996 में एक ऐसा मोड़ आया जब WCW ने लगातार 83 से 84 हफ्तों तक WWF को रेटिंग्स के मामले में काफी पीछे छोड़ दिया। मतलब लगभग 1.5 से 2 साल तक WCW ने रेटिंग्स के मामले में WWF को बुरी तरह से पछाड़ दिया। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्या हुआ जो कंपनी WCW पिछले 1.5-2 साल से WWF को रेटिंग में पछाड़ रही थी, वो WWF से कैसे हार गई कि WWF ने उसे आगे चलकर खरीद लिया। दोस्तों उस टाइम पे WCW के पास स्कॉट स्टाइनर, बुकर टी, रिक फ्लेयर, गोल्डबर्ग, बिग शो, केविन नैश, ब्रेट हार्ट, स्कॉट हॉल, स्टिंग और हल्क होगन जैसे महान सुपरस्टार थे। लेकिन जहां बात आती है WWF की तो WWF के पास स्वान माइकल, कर्ट एंगल, मिक फोली, द रॉक, स्टोन कोल्ड, ट्रिपल एच, केन और अंडरटेकर जैसे महान सुपरस्टार थे। दोस्तों दोनों ही कंपनी के पास बराबर की टक्कर के सुपरस्टार थे, लेकिन WWF का कंट्रोल एक ऐसे बंदे के पास है जिसका दिमाग काफी तेज दौड़ता है और वो है विंस मैकमैन। दोस्तों WCW को पछाड़ने के लिए विंस मैकमैन WWF में एक न्यू एरा लेकर आए जिसका नाम था एटीट्यूड एरा। दोस्तों एटीट्यूड एरा का मतलब खतरनाक गिमिक वाले सुपरस्टार और उनके तगड़े मैचेस, तगड़ी स्टोरीलाइन, अश्लील चीजें, वल्गैरिटी और लव ट्रायंगल। दोस्तों एटीट्यूड एरा एक तरह से 18+ शो बन चुका था और ये सब करने का जो मेन मकसद था WWF का, वो था WCW नाम की विरोधी कंपनी को पूरी तरह से पछाड़ देना। दोस्तों WCW में स्कॉट स्टाइनर, गोल्डबर्ग और हल्क होगन जैसे तगड़े सुपरस्टार होने के बावजूद लोग WWF को देखना पसंद करते थे, क्योंकि एटीट्यूड एरा आने के बाद स्टोन कोल्ड और द रॉक की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोग इनकी फाइट देखने के साथ साथ माइक पर इनके प्रोमो देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते थे। इसके अलावा द स्टिंग WCW का काफी खतरनाक सुपरस्टार था, लेकिन WWF के सुपरस्टार दी अंडरटेकर ने खतरनाक गिमिक के मामले में स्टिंग के मुकाबले ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की। दोस्तों ऐसा मैं नहीं बोलता, पूरी दुनिया बोलती है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं अक्षय कुमार की मूवी खिलाड़ियों का खिलाड़ी में दी अंडरटेकर के कैरेक्टर का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों बॉलीवुड वाले चाहते तो स्टिंग का कैरेक्टर भी यूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दी अंडरटेकर को चुना, वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे दी अंडरटेकर स्टिंग के मुकाबले खतरनाक सुपरस्टार के रूप में ज्यादा पॉपुलर थे। दोस्तों एटीट्यूड एरा के टाइम में दी अंडरटेकर और केन की स्टोरीलाइन के काफी ज्यादा चर्चे थे।
हर गली के नुक्कड़ में सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती थी कि अंडरटेकर एक भूत है, वो मर के जिंदा हो जाता है और केन एक मॉन्स्टर है जिसका चेहरा जला हुआ है और वो अंडरटेकर से बदला लेने आया है। दोस्तों, रॉक और स्टोन कोल्ड की पॉपुलैरिटी, अंडरटेकर, केन और मिक फोली के खतरनाक मैचेस, अश्लील चीजें, वल्गैरिटी और लव ट्रायंगल जैसी स्टोरी लाइन, इन सभी चीजों ने मिलकर WCW कंपनी को पूरी तरह से पछाड़ दिया और 2001 में जाकर WCW इतना नीचे गिर गई कि विंस मैकमैन ने WCW के सुपरस्टार और WCW के सभी चीजों को खरीद लिया। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप बेल्ट और पुराने टाइम की वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट जो गोल्डबर्ग के पास थी, ये WCW की बेल्ट थी जिन्हें बाद में WWF ने खरीद लिया। इसके अलावा दोस्तों, यही कारण है कि आज के टाइम में गोल्डबर्ग, बिग शो और रिक फ्लेयर जैसे सुपरस्टार के WCW के रिकॉर्ड को WWE में गिना जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह WCW जीतते हुए भी हार गई और WWF हारते हुए भी जीत गई। दोस्तों, यही कारण है कि आज भी लोग एटीट्यूड एरा को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और एटीट्यूड एरा को अब तक का सबसे तगड़ा एरा कहा जाता है।